गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की दृष्टि से भी और लॉ की दृष्टि से भी। ये जो सब्जेक्ट है वो है CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से इस लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस ऑफ CRPC यानी CRPC का बेस क्या रहा, कब ये एस्टेब्लिश हुई, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके पर्पस उद्देश्य क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो CRPC जो एस्टेब्लिश हुई थी वह कब हुई थी? अप्रैल 1973। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं कि CRPC कब एस्टेब्लिश हुई? तो अप्रैल 1973 ये एस्टेब्लिश हुई है ना। 25 जनवरी 1974 को 25 जैन 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा इस संहिता को विधिवत रूप दिया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। इस संहिता का उद्देश्य क्या क्या है? तो इस संहिता का उद्देश्य थे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को सुचारू रूप से पृथक्करण करके एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण व संतुलन की भावना से कार्य करने पर जोर दिया गया। इसमें जुडिशरी को एक इंडिविजुअल पहचान दिलाई गई जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अभियुक्त व्यक्ति के मामलों का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगा। ये जो नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अभियुक्त है उसको बिना सुनवाई के अवसर दिए बिना कोई भी मामला निपटाया नहीं जाएगा। नैसर्गिक न्याय के दो सिद्धांत होते हैं सुनवाई, और किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का पहला पूरा अवसर दो, बिना सुनवाई यदि आपने कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड होगा। कि जब तक व्यक्ति को आप सुनोगे नहीं तब तक आप उस केस का एनालिसिस कैसे करोगे। और दूसरे, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, मतलब स्वार्थी। यानी यदि किसी व्यक्ति का केस जिस कोर्ट में चल रहा है, किसी व्यक्ति का कोई मामला किसी विभाग से रिलेटेड है तो उसकी पैरवी वो खुद नहीं करेगा। यदि उसमें खुद ही वो सर्वेसर्वा हो गया तो नेचुरल वो डिसीजन उसके फेवर में जाएगा। तीसरा, अन्वेषण एवं विचारण को विलंब के टालने के लिए यथासंभव प्रयास नहीं किया जाएगा। अन्वेषण और विचारण जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है CRPC में जो डेथ वाले जो मामले हैं उनका अन्वेषण 90 डेज के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो अभियुक्त को बेल मिल जाएगी। दूसरा, मृत्युदंड को छोड़कर जो भी मामले हैं, आजीवन कारावास या अन्य मामले जो हैं उनमें 60 डेज में अन्वेषण पूरा हो जाना चाहिए, तो उसका बेनिफिट अभियुक्त को दे दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी अन्वेषण की कार्रवाई पूरी की जाए। नेक्स्ट, प्रक्रिया की पेचीदगी को दूर करने के लिए उसको बहुत ही सरल बनाया गया। जमानत के मामलों को स्पष्ट बताया गया। 436, 37, 38, 39 किन किन व्यक्तियों की जमानत हो सकते हैं, कौन से मामले जमानती अपराध है, कौन से मामले अजमानती अपराध है, उसके बारे में बताया गया, ताकि इससे निर्धन व्यक्तियों को भी न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रकार इस संहिता का उद्देश्य जो था वह आम जनता के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि कानून की प्रक्रिया जो भी है वो बहुत ही लंबी है, बहुत ही पेचीदगी है, काफ़ी लंबा ट्रायल चलता है इसमें और काफ़ी धन का खर्च होता है। लोग घबराते हैं पर उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो नेचुरल है कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखते हुए नहीं CRPC को बनाया गया जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी इस पर हम नज़र डालते हैं। पुरानी CRPC थी, उसमें 565 सेक्शन थे, ये ध्यान रखना। और नई में जो सेक्शन आए वो कितने हो गए? 484। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाली है। नई में कितने आ गए? 484। क्योंकि जो ऐसे सेक्शन जो काम के नहीं थे उनको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया और इसकी जगह नए सेक्शन को जोड़ दिया गया। तो हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है।
आइए इसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। इसकी विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते हैं और आपको प्रैक्टिकल दृष्टि से भी जो वकालत करेंगे उसको इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई दंड संहिता में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया, यानी जुडिशरी को एक अपना सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, जिसमें जुडिशरी को सर्वोच्च माना गया। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था की गई है वो भी स्पष्ट की गई है कि जुडिशरी में जो पूरा रोल अदा करेंगे वो न्यायाधीश ही करेंगे। वो कार्यपालिका का जो प्रभाव है उससे वो बिल्कुल ही विमुक्त होंगे या मुक्त होंगे। इसका कारण क्या है कि जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लोगों की या अन्य लोगों की जो मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो रक्षा कौन करेगा? स्टेट करेगा। बट यदि स्टेट कोई ऐसा गलत काम करे तो उससे हमारी कौन रक्षा करेगा? तो रक्षा करेगा जुडिशरी। इसलिए जुडिशरी को हमने एक प्रहरी के रूप में माना है जो नागरिकों की रक्षा करता है। इसलिए जो पहली विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर इसका पृथक्करण रूप से इसका कार्य किया जाना और अच्छी तरह से कार्य होना। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट विशेषता हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको एवरी लेक्चर का एवरी सेशन आपको ध्यान से समझना है। थैंक यू।